हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सर पे। पिछली कक्षा में हम लोग संविधान का भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखा था। अनुच्छेद 1 में जो भी चीजें दी गई थी उसको हम लोगों ने बड़े ध्यान से देखा था। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या क्या हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 क्या था कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इस अनुच्छेद से हम लोगों ने दो चीजें निकाला था। एक तो अपने देश का नाम क्या होगा, तो भारत और इंडिया। दूसरा अपने यहाँ शासन का स्वरूप क्या होगा, तो शासन का स्वरूप हमारे यहाँ क्या था, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को हमने देखा था। कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, क्वासी फेडरल आदि तमाम चीजों को हम लोगों ने देखा था। उसी क्रम में आज की कक्षा में, पिछली कक्षा में लगभग लास्ट के 7-8 मिनट तक का जो क्लास था उसमें शायद संभवतः वॉइस नहीं, आवाज नहीं था। तो अनुच्छेद 2 से जो है हमको लगा कि आवाज छूट गया था, तो अनुच्छेद 2 से ही कक्षा हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो संविधान के भाग 1 का अनुच्छेद 2 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। तो ध्यान से लाइन को पढ़िएगा। क्या कहा गया है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों एवं क्षेत्रों का नए क्षेत्रों का प्रवेश एवं स्थापना कर सकती है। अब इसमें खास बात क्या है, तो सिंपल है कि संसद को यह पावर दिया गया है, वो कानून या विधि बनाकर नए क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। इसमें समझने वाली बात है दो शब्द, एक है प्रवेश और दूसरी है स्थापना। क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों में अंतर है? यदि दोनों एक ही चीज है तो फिर दोनों को क्यों लिख दिया गया अनुच्छेद में? इसका मतलब यह है कि कुछ तो अंतर होगा दोनों शब्दों में। तो अंतर को देखते हैं। प्रवेश और स्थापना। संसद विधि बनाकर नए क्षेत्रों का प्रवेश व स्थापना कर सकती है। प्रवेश हमेशा नए राज्यों का और स्थापना नए क्षेत्रों का। अब आपको पढ़ने में तो ये कैसा लग रहा होगा, लेकिन आप इन लास्ट के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। नए राज्य और नए क्षेत्र। नए राज्य का प्रवेश कराया जाएगा और नए क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। अर्थात यदि कोई राज्य है, एक संप्रभु राज्य है जो भारत में शामिल होना चाहता है किसी कारणवश, तो उसका संसद विधि बना के क्या कराएगी, प्रवेश कराएगी। और यदि कोई क्षेत्र है, किसी देश का क्षेत्र है छोटा सा, वो भारत को वो गिफ्ट करना चाहता है उपहार स्वरूप, या भारत उसे युद्ध में जीत लेता है,
या कोई संधि करके उसको प्राप्त करता है, उसकी स्थापना की जाएगी नए राज्य या क्षेत्र के रूप में। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? इसका एग्जाम्पल आप सिक्किम को दे सकते हैं। सिक्किम को जब चीन ने तिब्बत का ऑक्युपाइड किया, तिब्बत के बगल में ही सिक्किम है, जब चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण किया, तब सिक्किम को भी ये डर सताने लगा कि कल को मेरा नंबर है। और जब चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण किया तो जो वहां के तिब्बत के मूल निवासी जो तिब्बती थे, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया, उनको तिब्बत से ही बाहर कर दिया, चीन के विभिन्न कोनों में लाकर बसाया, और इसलिए बसाया ताकि उनका जो अपना वजूद था वो नष्ट हो जाए। सिक्किम को यह डर सताने लगा कि तिब्बत तो गया, अब मेरा अगला नंबर मेरा है। तब सिक्किम ने भारत सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। लेकिन सिक्किम को इस बात का डर भी था कि कहीं भारत वही हद से मेरा ना करे जो चीन ने तिब्बत का किया है। तो भारत ने सिक्किम की इस आशंका को देखते हुए सिक्किम से पहले ये कहा कि एक काम कीजिए, पहले आप मेरे साथ सह राज्य के रूप में काम कीजिए, आप पहले सह राज्य मेरे साथ बन जाइए। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ ठीक हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप पूर्ण राज्य बन जाइएगा, वरना आप स्वतंत्र हो जाइएगा। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम भारत का सह राज्य बन गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम भारत का सह राज्य बना। एक साल के बाद ही सिक्किम को स्थिति ठीक लगी, तो फिर भारत के संसद ने 36वां संविधान संशोधन पारित किया और सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। तो सिक्किम एक नया राज्य था, भारत में शामिल होने से पहले एक संप्रभु स्टेट था, एक सॉवरेन स्टेट था ये। तो ये अब नए क्षेत्रों में आप किसे कह सकते हैं? जैसे गोवा है, पांडिचेरी है, अब इसको पुडुचेरी बोलते हैं, पांडिचेरी है। ये गोवा और पांडिचेरी एक स्वतंत्र राज्य नहीं थे, स्वतंत्र देश नहीं थे, ये कुछ ब्रिटिश कंट्री थे, उनके उपनिवेश थे, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल वगैरह के। तो जब भारत आजाद हो गया तो फ्रांस और स्पेन को लगा, फ्रांस और पुर्तगाल को लगा कभी स्थिति चेंज हो गई है, तो उन्होंने स्वतः इस क्षेत्र को क्या कर दिया, भारत को गिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, भारत में शामिल कर लिया गया। तो प्रवेश और स्थापना आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। अब यहाँ नोट करके चीज और देख लीजिएगा, नोट करके एक चीज और देखिएगा। हालांकि ज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप जानते रहिए, ताकि यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप बता दें। अनुच्छेद 2A, ये क्या हो गया है, ये निरसित हो गया है, डिलीटेड हो गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण तो है नहीं, बस जानते हैं कि इस नाम का अनुच्छेद था जो अब क्या हो गया, निरसित हो गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, इसमें क्या दिया गया है? इसमें कहा गया है कि संसद विधि बनाकर भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनका पुनर्गठन कर सकती है, अर्थात उसमें कुछ छेड़खानी कर सकती है। संसद कानून बनाकर भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, इसमें वो क्या कर सकती है, इनका ये पुनर्गठन कर सकती है या थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन कर सकती है। जैसे इनका क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकती है, इनका नाम बदल सकती है, इनको 2 या 3 टुकड़ों में बांट सकती है,
तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, बगल में काम हो रहा है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। संसद संसद विधि बनाकर राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन या भारत राज्य का ही पुनर्गठन, भारत राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। भारत राज्य का पुनर्गठन का मतलब ये हुआ कि जो भारत में राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, इसमें वो कुछ बदलाव कर सकती है। कौन कौन सा बदलाव है तो देख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बगल में काम हो रहा है, ठीक है, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। एक दो दिन में काम उनका हो जाएगा, फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी। पहला क्या है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। क्या है, दूसरा क्या है, राज्यों की राज्यों के क्षेत्रों को बढ़ा सकती है। तीसरा क्या है, राज्यों के क्षेत्र को घटा सकती है, ठीक है। और क्या कर सकती है, राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। परिवर्तित कर सकती है। और क्या कर सकती है, राज्यों के नामों को बदल सकती है। तो संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये कुछ काम कर सकती है। क्या क्या, भारत में जो, अच्छा ये काम ध्यान रखिएगा, ये पांचों काम वो स्टेट जो 28 हैं उनके लिए भी, और जो यूनियन टेरिटरी 8 हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो संसद विधि बनाकर भारत के राज्यों या केंद्र शासित राज्यों की एक से अधिक राज्यों को आपस में जोड़कर या एक राज्यों को तोड़कर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। जैसे यूपी से अलग करके उत्तराखंड बना दिया, मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ बना दिया,
बिहार से अलग कर झारखंड बना दिया, आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना बना दिया। दूसरा क्या है, राज्यों की क्षेत्रों को बढ़ा सकती है, तो वो चाहे तो फिर वापस क्या करे, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़कर यूपी का क्षेत्रफल और बड़ा कर सकती है। राज्यों की क्षेत्रों को घटा सकती है, तो 2014 में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को घटा दिया तेलंगाना को अलग करके। राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। जब उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो यूपी की सीमाएं कश्मीर से लगा करती थी, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हुआ तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यूपी की सीमाएं कश्मीर से लग रही हैं, तो सीमाओं में परिवर्तन हो गया। राज्यों के नामों को बदल सकती हैं, तो राज्यों का नाम भी चेंज कर देती है। जैसे पहले उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया है। ऐसे तमाम नाम चेंज किए गए हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन किया गया है, कर सकती है अनुच्छेद 3 के अनुसार, ठीक है। अब यहीं पे एक थोड़ा सा नोट करके भी देखते हैं, अनुच्छेद 3 से ही संबंधित है। नोट करके क्या देखते हैं, एक संविधान संशोधन किया गया अनुच्छेद 3 के संदर्भ में, एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन था, तो ध्यान रखिएगा, 5वां संविधान संशोधन 1955 द्वारा। कुछ बातें आपको याद रखनी है। पहला, जब ये उपरोक्त जो हमने 5 कार्य आपको बताया, नामों में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, ये काम जब संसद करेगी तो आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, संसद को राष्ट्रपति की, किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है, ठीक। पहला तो ये कि जब संसद विधि बनाकर राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में जब परिवर्तन करेगी तो ये राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि जिस राज्य के नाम, क्षेत्रफल, सीमा आदि में छेड़खानी की जाएगी, बदलाव किया जाएगा, उसका राय मांगा जाएगा, उसका विचार मांगा जाएगा। क्या किया जाएगा, राज्यों का राय अर्थात विचार मांगा जाएगा। किस राज्यों का, जिस राज्यों का नाम परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल घटाया बढ़ाया जाएगा, या उसको तोड़कर एक से अधिक राज्यों में बांटा जाएगा, उनकी विधानसभा से राय अर्थात विचार मांगा जाएगा। ये अलग बात है कि उनकी विचार बाध्यकारी नहीं होंगे संसद के लिए, वो जो भी राय देंगे संसद उनको मानने के लिए बाध्य नहीं होगी, ठीक है। तो कह सकते हैं विचार तो मांगा जाएगा, लेकिन राय बाध्यकारी नहीं होंगे, बाध्यकारी नहीं होंगे। यहां तो समझ में आ गया। एक चीज और नोट कीजिएगा कि ये संविधान संशोधन केवल राज्यों के लिए है, जो 28 राज्य हैं उनके लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यूनियन संघ शासित क्षेत्रों में संघ का ही शासन होता है, तो जहां संघ का ही शासन हो वहां पे आप राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, क्योंकि राष्ट्रपति का ही शासन होता है इस तरह से देखा जाए तो। दूसरा, राज्यों का विचार नहीं मांगा जाएगा, जब शासन ही वहां संघ का है तो फिर विचार मांगने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए ये संशोधन जो है वो यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं है, यूनियन टेरिटरी के लिए
नहीं है। क्यों नहीं है पता है ना? क्योंकि वहां पहले से ही संघ का शासन है भाई। यूनियन टेरिटरी में संघ का ही शासन होता है। हल्का फुल्का कुछ अधिकार दिए गए हैं दिल्ली वगैरह को, लेकिन जो लक्षद्वीप हो गया या अन्य जो लद्दाख वद्दाख हो गया, वहां पे शासन किसका है? संघ का ही है। जहां शासन संघ का है वहां किससे हम राय मांगेंगे? ये बातें आपको समझ में आ गई। ये आपका अनुच्छेद 3 है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 देखते हैं अब। अनुच्छेद 4, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि यदि अनुच्छेद 2 और 3, यदि अनुच्छेद 2 और 3 के पालन में, लिख लीजिए पहले, यदि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के पालन में संसद कोई कानून बनाती है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात यह कार्य या यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, यदि अनुच्छेद 2 व 3 के पालन में संसद कोई कानून बनाती है तो उससे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि संविधान संशोधन का जिक्र अनुच्छेद 368 में किया जाता है। जब भी संविधान में संशोधन की बात की जाती है तो अनुच्छेद 368 का जिक्र किया जाता है। लेकिन जब अनुच्छेद 2 और 3 की बात होगी, इसे संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। ये अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ही किया गया परिवर्तन होता है। इनका प्रयोग अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ही माना जाता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होगा तो ध्यान रखिएगा कि अनुसूची प्रथम और अनुसूची 4 में चौथी अनुसूची और पहली अनुसूची, इन दोनों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन होगा, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि यदि अनुच्छेद 2 और 3 को छेड़ा जाएगा तो अनुसूची प्रथम और चौथी, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, इसमें भी परिवर्तन करना ही पड़ेगा। अब आप पूछेंगे क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अनुसूची, जब हम अनुसूची पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे आपको कि प्रथम अनुसूची क्या है, उसमें क्या दिया है,
भारतीय संघ में राज्य उसके संघ शासित क्षेत्र, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। तो जब अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम परिवर्तन करेंगे और किसी बाहरी राज्य या क्षेत्र का प्रवेश या स्थापना करेंगे, तो जो संख्या 28 है वो घटेगी या बढ़ेगी? नहीं, घटेगी या बढ़ेगी? अगर किसी बाहरी राज्य को हम अपने में शामिल करते हैं, कल को मान लो कि पाकिस्तान की जनता या श्रीलंका की जनता या मालदीव की या नेपाल की जनता कहती है कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो अगर नेपाल भारत के साथ मिलेगा तो नेपाल भारत का 29वां राज्य हो जाएगा। और जैसे ही भारत नेपाल का 29वां राज्य हुआ, अर्थात अनुसूची में एक राज्य बढ़ाने के लिए वहां भी संशोधन करना पड़ेगा पहली अनुसूची में। इसके साथ अगर नेपाल बढ़ेगा तो नेपाल का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में चाहिए, तो राज्यसभा की सीटें भी क्या होंगी? प्रभावित होंगी। या भारत के कोई राज्य हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश का ये कौन सा इलाका है जो सूखा पड़ रहा है, बुंदेलखंड वाला, ये इलाका अलग हो जाए, या पश्चिमांचल का इलाका अलग हो जाए। तो जब ये इलाके, जब यूपी बटेगा 1 या 2 हिस्सों में, तो जो यूपी में 31 सीटें हैं राज्यसभा की, उनका भी तो बंटवारा होगा। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन कहाँ है? अनुसूची 4 में है। तो मजबूरीवश अनुसूची 4 को भी क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अनुच्छेद 2 और 3 को के माध्यम से कुछ छेड़छाड़ किया जाएगा तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची भी प्रभावित होंगी। ठीक है, तो ये आपका रहा संविधान का भाग 1। अब इसके तहत तमाम कार्य किए गए हैं। ठीक है, बेरूबादी जो मामला था पाकिस्तान और भारत के बीच में, या फिर अभी 2015-16 के आसपास भारत का जो 100वां संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन, वो भारत बांग्लादेश के बीच में क्या था? जमीन को लेकर था, किया गया था, जिसमें संभवतः 111 एकड़ या कुछ जमीनें भारत ने बांग्लादेश को दी और उससे कुछ 57 एकड़ के आसपास जमीनें जो है, अब ये एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ जमीनें भारत ने बांग्लादेश को दी और उससे थोड़ी सी कम जमीनें बांग्लादेश ने भारत को दी। तो ये क्या है? तमाम चीजें आपको जब आप पढ़ेंगे तो दिखाई देगा। अब इसके बाद अगर क्रम में देखा जाए तो संविधान का भाग 2 आना चाहिए, जिसे हम नागरिकता कहते हैं, सिटीजनशिप। लेकिन सिटीजनशिप पढ़ने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं राज्यों का पुनर्गठन, भारत के राज्यों का पुनर्गठन। क्योंकि अभी जो आप भारत का ये स्वरूप देख रहे हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, इसका क्या इतिहास रहा है? क्या जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तभी से ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य थे? तो आप उसमें पढ़ेंगे कि नहीं, स्टार्टिंग में क्या था? देशी रियासत, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश कमिश्नरी में ये बटा हुआ था। उसके बाद से विभिन्न आयोग, धर आयोग, जेबीपी आयोग, फजल अली आयोग, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, इन विभिन्न आयोगों के माध्यम से समय समय पे क्या किया गया है? भारत के राज्यों के पुनर्गठन का प्रयास किया गया। और लास्ट में जो पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, इसने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की और इस सिफारिश के चलते स्टार्टिंग में क्या किया गया? भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया। उसके बाद से समय समय पर संविधान में संशोधन करके 14 से हम आज 28 और 6 से 8, मतलब 14 राज्यों से 28 राज्य तक पहुंचे हैं और 6 राज्यों से 6 केंद्र शासित राज्यों से 8 केंद्र शासित राज्यों तक पहुंचे हैं। तो एक इसका छोटा सा इतिहास हम देखेंगे। ठीक है, एक क्लास में अधिकतम हो जानी चाहिए। ठीक है, तो क्लास कैसा आप लोगों को लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और तब तक मैं नहीं कह रहा था, लेकिन अब कहना पड़ रहा है कि आप लोग चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों के पास जरूर इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइए जो बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि फालतू लोग नहीं। सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं कि किसी को पकड़ के सब्सक्राइब करा दिए।
पढ़ने वाला लोग जो इस वीडियो का लाभ ले सके, जो इस क्लास का लाभ ले सके, उनको आप जरूर दीजिए। इस परिवार को आप बड़ा बनाइए। बाकी अगले क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।